तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फूड चैन और हिंदी में कहते हैं आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे जीवों के बारे में कि जीवों को कितने भागों में, कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो जीवों को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। तो स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। उसे हम स्वपोषी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑटोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक यानी कि जो स्वपोषी होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तो बना लेते हैं, लेकिन जो परपोषी होते हैं यानी कि हेटरोट्रोपिक, वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते हैं। उन्हें दूसरे जीवों पर आश्रित रहना पड़ता है या पेड़ पौधे पर आश्रित रहना पड़ता है। जैसे मनुष्य को भोजन सामग्री की आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है, आटा दाल चावल आदि खरीदता है, उसके बाद वो पकाता है तब उसे खाता है, यानी कि उसमें अपना सब भोजन बनने की क्षमता नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो होता है, कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, तो इसलिए यह परपोषी कहलाते हैं। तो हम बात करेंगे परपोषी को, तो परपोषी को चार भागों में बांटा गया है: सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृत्योजीविता। ये चार प्रकार के होते हैं परपोषी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहजीविता के बारे में। सहजीविता का मतलब क्या होता है? तो ऐसा जीव जिन दोनों में संबंध बना रहे, लेकिन दोनों जीवों में तालमेल बना रहा है, दोनों में से कोई जीव एक दूसरे को हानि न पहुंचाए, जबकि दोनों को एक दूसरे से लाभ प्राप्त हो, उसे हम सहजीविता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कवक और लाइकेन हो गया। तो कवक जो होता है वो क्या करता है, लाइकेन का साथ देता है, और लाइकेन भी कवक का साथ देता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से तालमेल से रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई गाय या भैंस है, उसके कान में खोट हो गया है, तो जो कौवा होता है वो क्या करता है, उसके कान में से खोट निकाल कर उसे खा लेता है, उसका पेट भर जाता है। और जो गाय या भैंस रहती है उसका भी काम हो जाता है कि उसका कान साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार अन्य कुछ और जीव है जिन्हें एक दूसरे जीव से फायदा होता है, उन्हें नुकसान नहीं होता है। न उस जीव को नुकसान होगा, न दूसरे जीव को नुकसान होगा, लेकिन दोनों को फायदा ही होगा। इसे हम सहजीविता कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे सहभोगिता के बारे में। सहभोगिता का मतलब क्या होता है? तो सहभोगिता में ऐसा जीव होते हैं जो एक जीव को तो लाभ होगा, लेकिन दूसरे जीव को ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा, उसे कोई मतलब की दिक्कत नहीं होगा, तो उसे हम सहभोगिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए एपिफाइटी का एक बड़ा सा पौधा है, तो उसके ऊपर एक पौधा जम गया, तो वो क्या होता है, वो पौधा जम गया तो वह सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश संश्लेषण कर वो भी अपना भोजन बना रहा है, और ये भी अपना भोजन उसी तरह से बना रहा है। तो ना इसे न दिक्कत है, लेकिन ना इसे कोई हानि है एपिफाइटी के पौधा को, और ना ही उस पौधे को कोई हानि है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो आप बाइक से जा रहे हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहा कि हमें थोड़ा छोड़ दीजिए कुछ दूर पर, तो आपको दिक्कत क्या है, आप जा ही रहे हैं, जाएंगे तो भी तो नहीं जाएंगे तो भी आपको जाना ही है, तो वो भी आपके साथ चला जाएगा, तो आपको कोई घाटा नहीं है, नहीं आपको कोई घाटा हुआ, नहीं उसको कोई लाभ हुआ, लेकिन वो भी उसको तो लाभ हुआ लेकिन आपको कोई घाटा भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार सहभोगिता होता है। अब हम बात करते हैं परजीविता के बारे में। परजीविता का मतलब क्या होता है? तो परजीविता का मतलब होता है एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को हानि उठाना पड़ता है, परजीविता में ही होता है। जैसे मान लीजिए आपके बाल में बहुत सारे जो होता है, जो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जुआ पड़ गए, हम लोग हिंदी भोजपुरी में ढील कहते हैं, वो पड़ जाता है, तो क्या करता है, आपके जो ऊपर का जो सिर होता है उसका सारा खून वह चूस जाता है, लेकिन चूसने लगता है तो उसका पेट भर जाता है, लेकिन आपका तो खून निकल रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक मच्छर है, मच्छर आपको काटता है तो आपका खून चूसता है, तो उस मच्छर का पेट भर जाता है, और ऊपर से आपको बीमारी दे देता है, यानी कि आप बीमार रहिए, तो आपको क्या होता है, हानि उठानी पड़ती है और उसे लाभ होता है। तो इसे हम परजीविता कहते हैं। परजीविता में एक जीव का लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है, तो इस स्थिति को हम परजीविता कहते हैं। और हम बात करेंगे मृत्युजीविता। तो मृत्युजीविता में ऐसा होता है कि एक जीव मृत अवस्था में रहता है, यानी कि मान लीजिए कोई बड़ा सा जीव मर गया है, उसे चील कौवा आदि खा रहे हैं, या कोई कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, तो उसका तो पेट भर रहा है, लेकिन जो मरा हुआ है उसको हानि भी नहीं हुई, वो तो खुद मर गया है, तो उसे हानि और लाभ से मतलब क्या है?
तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होता है, कीड़ा और मकोड़ा सब खा लेते हैं। हम ऐसे जीव की बात करेंगे जो स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। तो वह जीव क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बना भी लेता है। और रात के समय तो प्रकाश संश्लेषण रहता नहीं है, तो अपना भोजन कैसे बनाएगा? तो वो अपना कीड़ा मकोड़ा खाकर अपना काम चला लेता है, उसे हम कहते हैं एगोलिनिया। उसमें दोनों गुण मौजूद रहता है। तो हम बात करेंगे आहार श्रृंखला में जीवों के बारे में। तो एक होता है उत्पाद, और एक होता है उपभोक्ता, तथा एक होता है अपघटक। तो उत्पाद क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, और अपघटक क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। पेड़ पौधे को किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि इन्हें सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलता है। और दूसरा होता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को तीन भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी जीव वे होते हैं जो शाक या हरा भरा घास फूस खाते हैं, जैसे गाय भैंस घोड़ा गधा, ये सब क्या है, तो शाकाहारी है। ये लोग क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे इससे भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे से शाकाहारी जीव भोजन प्राप्त करते हैं। और जो दूसरा होता है मांसाहारी, तो मांसाहारी जीव इनसे प्राप्त करते हैं शाकाहारी जीवों से, जैसे कि हिरण, छोटा मोटा जीव जैसे कि लोमड़ी, ये सब आदि सब जो जीव है इससे यह भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे बाघ, बाघ को क्या चीज की आवश्यकता होती है, बाघ शेर को मांस की आवश्यकता होती है। तो छोटे मोटे खरगोश या जो होते हैं लोमड़ी आदि सब जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। और तीसरा होता है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में दोनों आता है, जैसे कि जो हरा भरा साग सब्जी है या अनाज है, ये तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो मांस है जैसे कि मुर्गा मछली आदि ये भी आ जाता है। तो सर्वाहारी जीव में मनुष्य आता है। मनुष्य क्या है, तो सर्वाहारी जीव है। यह क्या खाता है, दोनों खाता है। यह अनाज भी खा लेता है और दूध भी पी लेता है, उसके साथ साथ कभी कभी अंडा मुर्गा मुर्गी सब चल जाता है इसका। तो यह हुआ सर्वाहारी। बाघ क्या हुआ, बाघ शेर मांसाहारी, गाय भैंस शाकाहारी। ये सब उपभोक्ता में आते हैं, किस में आते हैं, क्योंकि ये उपभोग करते हैं। और जो तीसरा होता है अपघटक होता है, तो वह जो चीज बेकार हो जाता है उसी को खाता है। मान लीजिए ये शाकाहारी या मांसाहारी या सर्वाहारी, इन तीनों से हट कर वो होता है। जो चीज सड़ने लगता है उसको वो खाकर अपना पेट भरता है, जैसे कि चील गिद्ध आदि सब क्या होते हैं, तो अपघटक, जैसे कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा हो गए, वो सब क्या है, अपघटक है, क्योंकि वह क्या करते हैं, तो जो मृत जीव होते हैं या सड़ने लगते हैं उन्हें खाकर अपना पेट भरता है। तो इसे इसलिए उसे हम अपघटक कहते हैं। और हम बात करेंगे इन जीवों को, अगर शाकाहारी जीव की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जितना घास फूस जितना सब पेड़ पौधे सबको वो खा लेंगे, तो खा लेंगे तो क्या होगा, तो CO2 की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, जिससे क्या होगा, पृथ्वी पर परेशानियां होगी। और इसका मात्रा अगर बढ़ जाता है मांसाहारी जीवों को, बाघ शेर का, और शाकाहारी जीव को क्या करते हैं, खाने लगेंगे, तो इनकी जनसंख्या कम हो जाएगा। क्या होगा, इनकी जनसंख्या और मनुष्य को पर भी चपेट करेंगे, इससे क्या होगा, ज्यादा दिक्कत होगा। अगर मनुष्य का जो इनके सर्वाहारी की संख्या बढ़ता है तो ऊपर भी दिक्कत है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में जो सर्वाहारी काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, काफी परेशानियां हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं तरह तरह के आ रही है इसी के चलते। तो इन तीनों का संतुलन होना काफी आवश्यक है, नहीं रहेगा तो परेशानी होगा ही और प्रदूषण फैलेगा ही। और जो ये होते हैं अपघटक, ये क्या करते हैं, साफ सफाई में माहिर होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा, मृत जीव सड़ेंगे और उससे बीमारी फैलने लगती है, बीमारियों को दूर करते हैं। तो ये हमारा है आहार श्रृंखला। तो किन क्षेत्रों में शाकाहारी यानी कि उपभोक्ता या उत्पाद या अपघटक ज्यादा पाए जाते हैं और किन क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं, अब इसको हम बताएंगे। मान लीजिए यह हो गया एक तरह का पिरामिड हो गया, ये आपका पिरामिड हो गया, सबसे नीचे क्या यहाँ पर है, तो उत्पाद ले लेते हैं।
उत्पाद, उसके ऊपर हमारा क्या है, उपभोक्ता। एक बड़ा बना लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, अपघटक। अपघटक, उपभोक्ता, उसके बाद उत्पाद। अब इसको हम बना लें, और इधर भी हम ठीक उसी प्रकार का करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे हम। ये हमारा क्या है, तो अपघटक। अपघटक, उसके बाद हमारा क्या आएगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता, उसके बाद उत्पाद। तो अपघटक यहाँ पर ऊपर है, और सबसे नीचे क्या है, यहाँ पर उत्पाद है। तो ये किन क्षेत्रों में, तब मैदानी भाग, यानी कि यहाँ पर हरा भरा रहता है, मैदानी भाग या मरुस्थली भाग। मरुस्थली या समुद्री, इन भागों में सबसे पहले अपघटक पैदा हो, और इन भागों में सबसे पहले उत्पाद पैदा। क्योंकि मैदानी भागों में आप देखिएगा तो घास या पेड़ पौधा ज्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद किसकी बारी आती है, तो उपभोक्ता, यानी कि मनुष्य या गाय भैंस या आदि चीज की आती है, और उसके बाद जो होते हैं अपघटक बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और जो होता है समुद्री या मरुस्थलीय क्षेत्र, वहां पर सबसे ज्यादा अपघटक पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो अपघटक। वहां पर, क्योंकि वहां पर मनुष्य या पशु पक्षी ज्यादा, पशु या जो होते हैं उपभोक्ता ज्यादा दिखाई नहीं देते, वहां पर कौन सा दिखाई देता है, तो ज्यादा अपघटक दिखाई देता है। और उसके बाद उपभोक्ता की बारी आती है, और उत्पाद बहुत कम दिखाई देंगे, क्योंकि रेगिस्तान या मरुस्थल में पेड़ पौधे की मात्रा में काफी कमी रहती है, क्योंकि वह एक तरह का क्या रहता है, रेत रहता है, रेत पर ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते। तो ये था हमारा आहार श्रृंखला। तो मित्रों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आशा करते हैं कि हम इससे भी अच्छा वीडियो आप लोग के लेकर लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अन्य लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। हमारी आपसे यही अनुरोध है। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।